मैं पहाड़ों में जाता हूँ, पहाड़ मंकी लैंड बनेगा। सगोड़ा भी नहीं हो रहे क्योंकि बंदर आ रहे हैं, भालू आ रहे हैं। धामी जी कोई नया नहीं कर रहे हैं। मेरा ये कहना है कि स्पेस तो है ही ना, वैक्यूम है। मैं स्वाभिमान मोर्चा में ज़्यादा उम्मीद की किरण देखता हूँ। आपके सतपाल महाराज क्या कर रहे हैं, आपके धन सिंह रावत क्या कर रहे हैं, आपके गणेश जोशी क्या कर रहे हैं। जो वोटर आता है, न्यूट्रल वोटर होता है, उसे कहते हैं कि अरे बोडी काकी त्यार वोट खराब होना चाह, और तू हिंदू बच्चे है कि नहीं चाहिए। यूकेडी के नेता एडजस्ट हो जाते हैं, मतलब कि कांग्रेस बीजेपी में, तो कहीं ना कहीं लोगों में आक्रोश है, लेकिन पॉलिटिकल विकल्प नहीं है। अगर स्वाभिमान मोर्चा एक सशक्त विकल्प नहीं बन पाया, ये बड़ी अनफॉर्चुनेट स्थिति होगी। 19-20 विधायक हैं उनके, तो वो क्वेश्चन रेज नहीं कर रहे हैं। सब फुंदिया हैं, मतलब सब अपने अपने बचा रहे हैं बड़े नेता। केवल एक गणेश गोदियाल और 2-4 और नेता जो जमीनी स्तर पर काम कर रहे हैं कांग्रेस में, बाकी तो सब खत्म है। क्या हम ये माने कि 27 के चुनाव में बीजेपी के लिए जो है मतलब बहुत ऐसी दिक्कतें होने वाली नहीं है? ऐसे झेलतू तेरी जमादारी कब तक रहेगी? नमस्कार। पहाड़ के उन प्रवासियों पर जो पहाड़ के मुद्दों पे बोलते हैं, सरोकारों पे बोलते हैं, सवालों पे बोलते हैं, अक्सर एक ट्रेंड आपने देखा होगा और हमने भी बहुत सोशल मीडिया में इस पर देखा है कि उन पर ताने कसे जाते हैं। अपने ही पहाड़ के लोग उन पर ताने कसते हैं कि आप प्रवास करके बोल रहे हैं, वहाँ पे जाके बोल रहे हैं, आप यहाँ पे आके देखिए, यहाँ काम करके देखिए, तो आपको पता लगेगा कि क्या चीज़ें हैं, कैसे हालात हैं। ऐसे बहुत से लोग वहाँ से काम छोड़ के अपना जो प्रवासी पहाड़ी है वो वापस आए हैं उत्तराखंड में। रिवर्स प्लान जिसे हम एक ग्लोरीफाई करके कहते हैं, रिवर्स प्लान करके आए हैं और इसी उम्मीद में आए हैं कि अपने स्टेट में काम करेंगे, अपने लोगों के बीच काम करेंगे। ऐसे बहुत सारे लोग हैं, उनके किस तरह के अनुभव हैं और उन्होंने जन्नत की हकीकत क्या देखी है, ये मैं समझना चाह रहा हूँ। और इसके लिए मेरे पास आज मेरे साथ वो शख्स हैं जो कई साल पहले दिल्ली एनसीआर को छोड़कर आए थे, पत्रकारिता कर रहे थे बड़े बड़े चैनलों, बड़े बड़े बैनरों पे, अखबारों के साथ, और उनको लगा कि हम वापस अपने घर जाते हैं, अपने पहाड़ में, अपने स्टेट में जाके वहाँ पे काम करेंगे। तो उनको यहाँ पे क्या दिखा, वो किस तरह के समाज को देख रहे हैं, यहाँ पे किस तरह राजनीति को देख रहे हैं, किस तरह पत्रकारिता को देख रहे हैं, इसके लिए बात करने के लिए मेरे साथ गुणानंद जखमोला जी हैं, जो कि सीनियर जर्नलिस्ट हैं। जखमोला जी से बात करने से आप बहुत चीज़ों को समझ पाएंगे कि इस जन्नत की हकीकत क्या है। जो सपने लेकर, जो चीज़ें वो वहाँ से लेकर आए थे, जो सोच वहाँ से लेकर आए थे, यहाँ पे उन्होंने क्या पाया, इस पर आज बात करेंगे गुणानंद जखमोला जी से। तो गुणानंद जखमोला जी मेरे साथ है, सीनियर जर्नलिस्ट हैं, दिल्ली एनसीआर में बहुत बड़े बड़े अखबारों में रहे, हिंदुस्तान में रहे, नवभारत टाइम्स में रहे, अमर उजाला में रहे और राष्ट्रीय सहारा में रहे। ये जखमोला जी जो हैं, करीब 1 दशक से ज़्यादा समय हो गया जब वो दिल्ली एनसीआर को छोड़ के देहरादून आए थे कि अपने लोगों के बीच काम करेंगे, अपने समाज के बीच काम करेंगे, अपने लोगों के मुद्दे उठाएंगे, मसले उठाएंगे, उनकी समस्याओं की तरफ ध्यान दिलाएंगे सरकार का। और उन्होंने यहाँ पे क्या पाया, वो यहाँ पे क्या देख रहे हैं इस 1 दशक से ज़्यादा समय से, उनसे बात करते हैं। जखमोला जी, बहुत बहुत धन्यवाद, आपने समय निकाला। तो मैं एक तो ये समझना चाह रहा था सर कि बहुत चीज़ें, बहुत लोग बहुत ज्ञान देते रहते हैं अलग अलग जगहों पे, अलग अलग प्लेटफॉर्म पे। आप तो सब छोड़ छाड़ के आए थे, अच्छा खासा आप लोग वहाँ पे जर्नलिज्म कर रहे थे, पत्रकारिता कर रहे थे, बड़े बड़े बैनर के साथ कर रहे थे। तो आप कब आए और क्यों आए, पहले तो ये मुझे समझाइए। देखिए मनु, एक जब दिल्ली एनसीआर में मुझे लगभग 12-14 साल हो गए थे डिफरेंट न्यूज़ मतलब मीडिया हाउसेस में काम करते हुए, तो मैं वहाँ पे भी पत्रकारिता के खांचे में फिट नहीं बैठ रहा था, क्योंकि मतलब जो जिस तरह का कॉरपोरेट जर्नलिज्म उस समय अंगड़ाई ले रहा था 2005 के बाद, जैसे कि अमर उजाला में शशि शेखर आए तो उन्होंने काफ़ी बदलाव किया, और
उस तरह से जो पहले की परंपरा थी उनको कन्वर्ट करके मतलब मॉनेटरी और फिनेंशियली के एड बेस। तो मुझे लगा कि जब यहाँ इस तरह का हुआ है और तो क्यों ना अब समय आ गया है कि मैंने यहाँ बहुत कुछ कर लिया है तो कुछ अपने प्रदेश के लिए करूँ। गिव बैक वाली बात थी। तो एक उम्र में आदमी सोचता है, क्योंकि जिसकी जड़ें पहाड़ से रहते हैं। मेरा जन्म पहाड़ में हुआ, गांव में हुआ। जब मैं 6-7 साल का था तो मैं पढ़ने के लिए दिल्ली चला गया। तो मेरी दादी मुझे गांव से सड़क तक छोड़ने आई तो उंगली पकड़ के, छोटा सा, लेकिन मतलब बहुत स्मृति होती है कि मतलब ऐसे वो हुआ कि मैंने देखा, मतलब वो एहसास मुझे ज़िंदगी भर रहेगा और रहा है कि एक छोटे से बच्चे के भावनाएं बहुत कोमल होती है। तो अब कोई कहेगा कि शायद याद नहीं है या कोई वो होगा। तो मैंने कुछ देर में महसूस किया पगडंडी पे, गांव की पगडंडी से सड़क पे आते हुए, कि मेरे हाथ में कुछ गरम गरम गिर रहा है। तो जब मैंने दादी की तरफ देखा तो दादी के आंसू गिर रहे थे, क्योंकि मैं मतलब दादी का लाडला था, सबसे बड़ा बेटा था, मतलब उनका पोता था और मैं पढ़ने के लिए दिल्ली जा रहा था। तो वो आंसू ज़िंदगी भर मेरा पीछा करते रहे। तो मुझे लगा एक वक्त, क्योंकि मैंने 94 में जब तब मैं दिल्ली यूनिवर्सिटी में पढ़ता था तो राज्य आंदोलन में भाग लिया था। तो मुझे लगा कि भाई जो मैं ये दिल्ली एनसीआर में जो ये पत्रकारिता कर रहा हूँ तो क्यों ना अपने प्रदेश में जाऊँ। तो मैं तो मतलब 2010-11 में मैं इधर देहरादून आ गया। तो यहाँ पे वहाँ से ट्रांसफ़र लेके आए या आपने? नहीं, मैं सहारा में था। सहारा में मैं पहले एनबीटी में था, प्रिंसिपल कॉरेस्पॉन्डेंट। फिर वहाँ से मतलब वहाँ मेरी बनी नहीं, जो स्वाभाविक है, अकड़ू हूँ, लड़ता हूँ, तो मुझे लगा कि वो है। तो सहारा में ये था, मैंने सहारा में इंटरव्यू दिया और सहारा ने सेलेक्ट करके यहाँ चीफ सब एडिटर, चीफ रिपोर्टर के हिसाब से मुझे देहरादून भेज दिया। तो मैं यहाँ आ गया। तो देहरादून जब आपने ये सोचा कि यार क्यों ना अपने यहाँ पे काम करूँ, अपने लोगों के बीच में काम करूँ, तो जब आप आए यहाँ पे तो आपने क्या पाया, किस तरह की चीज़ें आपको लगी? क्या आपको वही पुराने वाली पहाड़ वाली यादें, इस तरह की चीज़ें थीं, या क्या आपने यहाँ पे देखा? नहीं मनु, मतलब मेरा तो बहुत बुरा एक्सपीरियंस रहा है कि मतलब यहाँ आने पर मुझे एहसास हुआ कि कहीं, मतलब शुरू के 3 साल तो कम से कम 3 साल ऐसे लगा कि मैं यहाँ एडजस्ट नहीं कर पाऊँगा। मैं जिन सपनों को लेकर और जिन उम्मीदों को लेकर यहाँ आया था, जो मेरी एक सोच थी कि भाई मैं एक प्योर जर्नलिज्म करूँगा और वहाँ कुछ भी बेहतर, पहाड़ की बेहतरी के लिए काम करूँगा, जो राज्य की अवधारणा थी कि सीमांत गांव के अंतिम छोर तक विकास की किरण पहुँचे, तो उसमें अगर थोड़ा सा भी मेरे लिखने से कोई योगदान बनता है, कुछ वो करता है, तो मैं करूँगा। लेकिन यहाँ तो आते ही सहारा में आते ही साजिशों का शिकार हो गया मैं। इन लोगों ने स्वीकार ही नहीं किया मुझे मतलब मुझे बहुत साल लगे, मतलब शुरू के 3 साल तो मैं इस स्थिति में रहा कि मुझसे कितनी बड़ी गलती हो गई। इन्होंने मतलब जो यहाँ पे जर्नलिज्म फ्रेटर्निटी उसकी बात कर रहे हैं आप? हाँ, जो जर्नलिस्टिक सोसाइटी थी उन्होंने तो लोग स्वीकार ही नहीं किया। अच्छा, आउटसाइडर हो गया। हाँ, मतलब कि उन्हें ये लगा कि ये आके हमारे ऊपर बैठ गया है ना। तो उनकी साजिशों का दौर, मतलब नौकरी बचाने के लिए मुझे मुंबई तक जाना पड़ा और ऐसे हो गई थी कि ये तो शर्म वाली बात हो गई थी कि दिल्ली में भी नौकरी नहीं बचा पाया, यहाँ भी नहीं बचा पाया। चलिए, ये तो एक संस्थान की बात है। नहीं, मतलब ओवरऑल। तो मैं ये कहता हूँ उसकी बिगर पिक्चर आपको यहाँ पे क्या लगी? एक ये ऐसा स्टेट जो बहुत विराट जन आंदोलन से हासिल स्टेट है, उसकी पत्रकारिता आपको यहाँ पे क्या समझ में आई उस दौर में? जब आप आए तो आपको लगा कि हाँ यार, ये उसी आंदोलन की कोख से निकला हुआ स्टेट है और इन लोगों के पास कितनी जिम्मेदारी है इस स्टेट को संभालने की। तो आपको लगा कि वो सही ट्रैक में है, आपको लगा कि यार ये तो कुछ और ही चीज़ है? नहीं, देखो मनु, जब मैं आया था मैं ये सोच के आया था कि
ये स्टेट जन आंदोलन से वो पैदा हुआ है। यहाँ जब आंदोलन के दौरान हम यहाँ आते थे, बहुत देहरादून आते थे, अल्मोड़ा जाते थे, कौसानी जाते थे, जहाँ भी जाते थे, हल्द्वानी जाते थे, तो मीडिया का एक बहुत बड़ा रोल था। तो जो पत्रकार थे वो तब तो स्टूडेंट थे, तो मतलब एक बहुत अच्छी छवि थी कि भाई पहाड़ के पत्रकार पहाड़ के लिए डेडिकेटेड है, समर्पित है, वो काम करेंगे, उनके अंदर वेदना होगी। लेकिन यहाँ आके मुझे महसूस हुआ कि पत्रकारों का एक कॉकस है। आप सरकार का फेवर कीजिए, लेकिन सरकार के फेवर के साथ साथ आप जनता का भी तो फेवर कीजिए ना, जो आपके न्यूज़पेपर को पढ़ते हैं, जो आपके हर चैनल देखते हैं। तो ये मतलब यहाँ पे पॉलिटिकल इन्फ्लुएंस है, मतलब आप बिल्कुल कहते हैं। मीडिया, देखिए गोदी मीडिया और उसकी बात भी बहुत होती है। मैं यहाँ गणेश मीडिया कहता हूँ खुलेआम। दिल्ली में अगर गोदी मीडिया है, यहाँ गणेश मीडिया है। परिक्रमा। अगर मैं कह रहा हूँ कि आप देखिए ना कि कितनी हास्यास्पद बात है अपने ही पैसे की बुराई करना, लेकिन मैं जनता के प्रति उत्तरदायी हूँ ना। एक पॉलिटिशियन हो या एक जर्नलिस्ट हो, अल्टीमेटली हम उत्तरदायी किसके लिए? जनता के प्रति। मैं एक उदाहरण दे रहा हूँ और इसमें मुझे कोई डर भी नहीं है। गणेश जोशी जो कैबिनेट मिनिस्टर हैं, तो गणेश जोशी पे ऐसे अधिक संपत्ति के आरोप लगे, ठीक है। विजिलेंस में गया, विजिलेंस कोर्ट में मामला गया, अभी हाई कोर्ट में भी मामला है। उनको जो हमारा मोदी का ड्रीम प्रोजेक्ट बताया जा रहा है कि 5वां धाम होगा, वो जो सैन्य धाम की बात हो रही है, तो उसमें सीधे सीधे की अनियमितता हुई है, सारा कुछ हुआ है। मैंने स्ट्रीम मीडिया में किसी ने ना दिखाया ना किसी ने पब्लिश किया। फिर क्या हुआ कि 11 मार्च को इसी साल वो डिसीजन हुआ, विजिलेंस कोर्ट ने कहा कि भैया आपने प्रॉपर एफिडेविट नहीं लगाया। विकेस नहीं की थे एडवोकेट, आरटीआई एक्टिविस्ट, तो उनका था, उन्होंने कहा कि आपने ये नहीं लगाया तो इसलिए हम इसको खारिज कर रहे हैं, आप नए सिरे से इसको फाइल कीजिए। दूसरे दिन भाई लोगों ने गणेश जोशी को क्लीन चिट दे दी अखबारों में। जो लोग मेन खबर नहीं छाप रहे, आप फॉलोअप कैसे छाप सकते हो? आप नहीं छाप सकते। और अब उसके बाद फिर आप दोबारा हाईकोर्ट ने भी स्वीकार कर लिया और विजिलेंस ने भी स्वीकार कर लिया, तो आप कहाँ स्टैंड कर रहे हो? आपकी क्रेडिबिलिटी क्या है? आपके जर्नलिज्म की कौन से एथिक्स की बात आ गई है? ये तो आपने मीडिया की बात कर दी, और मीडिया का चूँकि इन्फ्लुएंस जो है उस तरह का आंदोलन पे था, बल्कि जो मीडिया कर्मी थे वो आंदोलनकारी भी थे। आंदोलनकारी जो है वो भेद करना मुश्किल था, हम लोग भी थे, तो हम लोग रिपोर्ट भी कर रहे थे और आंदोलन भी कर रहे थे। तो और वहाँ से ये 25 साल की यात्रा यहाँ तक पहुँच गई, जो आप गणेश मीडिया उसको कह रहे हैं। तो जो गणेश मीडिया जिसकी परिक्रमा हो रही है, वो सरकार, वो जो पॉलिटिक्स है, उसका क्या मिजाज है? उसमें क्या चीज़ें आई हैं ऐसी जो हमें लगता है क्या ये तो हमारा स्टेट नहीं है, ये ऐसा तो नहीं होना चाहिए था? क्या आपको लगता है इसमें चीज़ें ऐसे ही गड़बड़ हो गई हैं, जो राजनीति है यहाँ की? नहीं मनु, ऐसा है जो मेरा मानना है, मैं बहुत गहराई से, मैं गाँव में जाता हूँ, मैं सीमांत गाँव में जाता हूँ, मैं हर महीने मतलब ऐसे नहीं रहता कि देहरादून हो। मैं अभी भी कुछ दिन पहले ही पौड़ी के 7-8 गाँव में गया हूँ। उसमें ठीक है कि इसमें ये हो सकता है कि प्रभाव हो, अभी मोदी का कुछ प्रभाव हो, या हिंदुज़म, सो कॉल्ड हिंदुज़म को लेकर वो चल रहा हो, लेकिन चिंगारियाँ तो सुलग ही रही ना। अगर ऐसे नहीं होता, बॉबी पवार 1,68,000 वोट नहीं ले जाता। तो कहीं ना कहीं लोगों में आक्रोश है, लेकिन पॉलिटिकल विकल्प नहीं है। कांग्रेस एक पार्ट नज़र आता है, जो जैसे कि 19-20 विधायक हैं उनके, तो वो क्वेश्चन रेज नहीं कर रहे हैं, वो जनता के सवाल नहीं उठा रहे हैं। तो ऐसे लग रहा है कि एक पार्ट है, तो लोगों को लग रहा है कि यार क्या करें, हम कहाँ जाएं? तो कम से कम मोदी राशन तो दे रहा है 5 किलो, किसान निधि, सम्मान निधि तो दे रहा है, मनरेगा का काम तो चल रहा है। तो वो उसके साथ ही जिस दिन, अब धीरे धीरे देखिए कई चीज़ें पॉजिटिव भी हो रही है कि लोग एकजुट हो रहे हैं और विरोध कर रहे हैं। तो जो
आवाज़ जैसे बुलंद होगी कब तक सहेगा कोई भी ना। ये झेलतू तेरी जमादारी कब तक रहेगी। जैसे आपने बॉबी पवार का जिक्र किया या दूसरी धाराओं का जिक्र किया, लेकिन चुनाव तो दूसरी तरह से लड़े जाते हैं, दूसरे मिजाज से लड़े जाते हैं। चुनाव के समय माहौल अलग हो जाता है, वोट करने का तरीका अलग हो जाता है, वोट के मुद्दे अलग हो जाते हैं। तो इसमें कोई उम्मीद अभी बचती है? ये तो पॉकेट्स में आपने बताया, जैसे कि बॉबी पवार हो गया, या बाई इलेक्शन में केदारनाथ वाले में चौहान को वोट मिले थे। त्रिभुवन चौहान। हाँ, तो हम क्या उसको हम ये मान सकते हैं कि वो कोई उम्मीद जगा रहे हैं? देखिए, मैं ये मेरा ही मानना है कि बहुत सारे घने बादल होते हैं, बहुत काले, लेकिन जब बिजली की एक वो उनको चीड़ तो देती है ना। ठीक है, आज का चुनाव धनबल, सत्ताबल, बाहुबल का है। हो सकता है कि इसका इम्पैक्ट रहे और तुरंत जादू की छड़ी की तरह तो सारे कैंडिडेट या लोगों का प्रभाव नहीं है। तो धीरे धीरे जो बदलाव है, मैं इस बदलाव को केवल बॉबी और त्रिभुवन तक ही सीमित नहीं रखा। मूल निवास भू कानून की लड़ाई हुई तो खूब लोग सड़कों पर उतरे। रोजगार का मुद्दा आया तो भाई लाठी डंडे फूटे, बच्चे थे सिर फूटे उनके, उनको जेल में बंद कर दिया गया। तो उससे ये हुआ कि वो बच्चे डर गए, क्योंकि केस सबको कह रहे हैं, सबको जॉब चाहिए। तो क्योंकि जब केस लगता है तो आदमी इंडिविजुअल हो जाता है, लड़ाई उसके आपको कोर्ट कचहरी खुद ही जाना पड़ता है। और बच्चा जो एक रोजगार की चाह में और उसमें न्याय की बात को लेकर सड़क पे उतरा है, जब उस पर केस लगेगा तो वो उससे बचने की कोशिश करेगा, वो अलग बात है। लेकिन मैं इसको इसलिए उसमें एक रोशनी की किरण के रूप में देखता हूँ कि लोगों में जागरूकता कैसे आ रही है। एक कर्नल यशपाल नेगी हैं, अभी वो बीरंगना गांव के हैं, और वो गांव गए। उन्होंने न दिल्ली में गोल्फ खेला, न देहरादून में गोल्फ खेला, न तंबोला खेला। वो गांव गए और कुदाल फावड़ा चला रहे हैं वो। और उन्होंने गांव में ऐसे काम, अपने बंजर खेतों को आबाद कर दिया है। और उसके कारण ये हुआ, इस बार लोगों ने उन्हें निर्विरोध प्रधान बना दिया। और उसके सराउंडिंग में लोग कुछ जागरूक हुए हैं। ठीक ऐसे ही सुधीर सुंदरियाल पोखड़ा में एक, वो जीटीवी में था हमारे साथ, और वो दिल्ली से वापस आया। तो जब वो भी आया तो मैंने भी सपोर्ट किया, मैंने उस पर स्टोरी किया। और मैंने उसका आज की डेट में वो 200 महिलाओं को, 200 किसानों को, गांव आसपास के गाँवों को उन्हें रोजगार दिया हुआ है, वो आत्मनिर्भर बन गए हैं। तो ये जो छोटी छोटी चिंगारियाँ जगह जगह उठ रही है भाई, कर्णप्रयाग में विरोध पनप रहा है, हल्द्वानी में विरोध पनप रहा है, बागेश्वर में चुनाव जीतना इनको मतलब गले की फांस बन गई थी। अगर डीएम उसमें साथ नहीं देती प्रशासनिक इकाइयाँ, तो कहीं ना कहीं वो होता है। ठीक है, सत्ता है तो संसाधन भी है, पैसा भी है। आज की डेट में तो विश्व की सबसे अमीर पार्टी है बीजेपी। तो हो सकता है कि खेल हो जाए। और कांग्रेस क्योंकि मृत प्राय है, मैं तो यही कहूँगा कि वेंटिलेटर पे है, तो उसका खामियाजा मैं बता रहा हूँ कि लोग विकल्प चाहते हैं। हम यूनाइटेड नहीं हो सकते, हम उनको जो एक वो नहीं दे पा रहे हैं ना, जो एक नेतृत्व तो चाहिए। जैसे राज्य आंदोलन में था कि हमारा कोई नेता ही नहीं था, तो शायद राज्य की इतनी दुर्दशा नहीं होती। क्योंकि हमारा लिटरेसी रेट ज़्यादा है, तो हम किसी को वो मानने के लिए तैयार ही नहीं है। सब फुंदिया हैं। कोई एक दूसरे को वो स्पेस देने के लिए तैयार नहीं है। लेकिन जैसा आप कह रहे हैं कि कांग्रेस मृतप्राय है, और हम भी देख रहे हैं कि जो बड़े नेता हैं वो, मतलब जब एक बार वो जो अग्रवाल वाला जो प्रकरण हुआ था, तो विधानसभा में एक कांग्रेस के विधायक ने बवाल मचाया। तो अगले दिन मैं देखता हूँ कि दूसरा विधायक या शायद यशपाल आर्य जो है वो गुलदस्ता लेके मुख्यमंत्री को मिलने चले जाते हैं। तो मतलब सब अपने अपने बचा रहे हैं बड़े नेता, ऐसे उनके परसेप्शन लोगों तक पहुंच चुके हैं कि ये नेता अपने अपने अब वो बचा रहे हैं। तो अगर विपक्ष की पार्टी के ये हाल हैं, तो क्या हम ये माने कि 27 के चुनाव में बीजेपी के लिए जो है
मतलब बहुत ऐसी दिक्कतें होने वाली नहीं है ऐसा अभी के हिसाब से जो लगे, क्योंकि बहुत ज़्यादा टाइम रहा नहीं, 1.5 साल का मसला मसला है अब। अब मनु अगर कहा जाए, अगर कांग्रेस इसी तरह रही है, केवल एक गणेश गोदियाल और 2-4 और नेता जो जमीनी स्तर पर काम कर रहे हैं कांग्रेस में, बाकी तो सब खत्म है। तो मैं तो ये कह रहा हूँ कि कांग्रेस 27 छोड़िए 32 में भी नहीं है। अगर यही हाल रहा तो उससे ज़्यादा मैं स्वाभिमान मोर्चा में ज़्यादा उम्मीद की किरण देखता हूँ, क्योंकि वो यंग है और वो लोग जुड़ रहे हैं। हो सकता है संसाधन में, हो सकता है उनको अभी गाइडेंस की दिक्कत आ रही हो, उनको 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 मतलब लीगल सेल और वो पब्लिक के बीच जाने के लिए वो एक संसाधन चाहिए, आपको वो चाहिए। लेकिन एक एक वो है कि भाई यूकेडी अगर विकल्प नहीं बन पाया, यूकेडी के नेता एडजस्ट हो जाते हैं, मतलब कि कांग्रेस बीजेपी में ये कहा जाता है कि भाई एडजस्ट हो जाते हैं, तो कम से कम अगर एक स्वाभिमान मोर्चा अगर स्टैंड लेता है और अगर 20 सीटों पे भी कंसंट्रेट करता है तो डेफिनेटली इसमें, और इनके पास है मतलब 20 नेता मैंने ये देखा है, पोटेंशियल है उनमें स्वाभिमान मोर्चे में कि जो 20 सीटों को हिला सकते हैं। तो इसको लेके एक जो आशंका जताई जा रही है स्वाभिमान मोर्चा को लेके, और प्रायः जो है जो भी तीसरी ताकत उभरती है तो उसको लेके ऐसे जताते हैं कि ये सत्ताधारी जो पार्टी होती है, जो रूलिंग पार्टी होती है, उसको फ़ायदा पहुंचता है इससे। मतलब ये हो सकता है कांग्रेस का प्रचार हो कि भाई कोई थर्ड पार्टी या थर्ड मोर्चा कोई फोर्स उभर के आ रही है, तो जो एंटी इनकमेंसी वोट होगा वो कांग्रेस को जाने के बजाय वहाँ चला जाएगा और फिर फ़ायदा बीजेपी को होगा। तो क्या जो स्वाभिमान मोर्चा को लेके जिस तरह की आशंकाएं हैं, क्या उनमें कोई दम है? इस तरह की बातें जो हैं कि वो कहीं मददगार होंगी रूलिंग पार्टी को? देखिए, ये क्योंकि मैंने बहुत गहराई से उसका अध्ययन नहीं किया, लेकिन मैंने इस चीज़ का वोटिंग पैटर्न का अध्ययन बहुत किया है। 2002, 2007, 2012, 2017, 2022 और इवन 2024। अगर आप बीजेपी और कांग्रेस के कैडर वोट का वो देखेंगे तो वो 24-26 है। 24%, 26%, कभी कांग्रेस 26, कभी 24। जो रेस्ट ऑफ द वोट है, जो सत्ता बनाने में निर्णायक साबित होता है, वो वोट होता है फ्लोटिंग। जो फ्लोटिंग वोट के कारण ही बीजेपी 42-45 पहुंच जाता है, क्योंकि उनके पास दूसरा चाहे जो भी प्रवाह, तो इनका वोट कैडर नहीं बढ़ा, ना बीजेपी का बढ़ा है ना कांग्रेस का बढ़ा है, केवल जो फ्लोटिंग वोट है। अगर ऐसे होता तो देखिए ना, 2012 में केवल 11% वोट लेके जो बीएसपी है वो 8 सीटें ले गई। केवल 4% वोट लेके यूकेडी शुरू में 2002 के इलेक्शन में 4 सीटें लेके गई, और 3.9% वोट लेके 3 सीटें 2007 में ले गई, और 2012 में भी 1 सीट लेके गई। तो लोग 1% वोट मिला था। उत्तराखंड रक्षा मोर्चा को भी लगभग 2-2.5% वोट मिला था, उनको नहीं मिला था। तो मेरा ये कहना है कि स्पेस तो है ही ना, वैक्यूम है। और अगर ये है कि अगर आप अच्छा काम करते हैं स्वाभिमान मोर्चे को, मैं बॉबी और उनकी टीम को, मोहित डिमरी को, लुसेन को ये कहता हूँ कि अगर आप जनता का विश्वास जीतने में रहा तो जो ये खाली स्पेस है बीजेपी कांग्रेस का और जो फ्लोटिंग वोट है, अगर वो त्रिभुवन को बिना उसके 10,000 जा सकता है, तो अगर वो 7,000 और फ्लोटिंग वोट अगर उसमें चले जाता तो 1 सीट निकल जाती है। छोटी कंस्टिट्यूंसी है। तो कम से कम ये हो सकता है, लेकिन इसके लिए ग्राउंड वर्क करना पड़ेगा, जनता के बीच जाना पड़ेगा। हवाई देहरादून में या हल्द्वानी में प्रेस नोट जारी करके और सभाएं करके आप जनता के बीच में पहुंच नहीं बना सकते, क्योंकि वहाँ तो पन्ना प्रमुख है, वहाँ बूथ स्तर पर टीमें बनी हुई हैं कैडर की। तो वो तो जो वोटर आता है, न्यूट्रल वोटर होता है, उसे कहते हैं कि अरे बोडी काकी त्यार वोट खराब होनो चा, और तू हिंदू बच्चे आहे की नीचे ही, या तिथे राजीव गांधी को बलिदान याद छे, इंदिरा बलिदान। तो ये जो मेंटलिटी है, ये बूथ पे जाके जब वोटर होता है, फ्लोटिंग वोटर जब बूथ पे पहुंचता है, उसके बाद उसकी मेंटलिटी चेंज होती है
कि मुझे यार मेरा वोट अगर मैं निर्दलीय को दे दूंगा या सर्टेन उसको दे दूंगा तो ये तो मेरा वोट खराब हो जाएगा। तो वो वहाँ चेंज होता है, नहीं तो कैडर वोट तो दोनों के पास सेम है। मतलब कोई कोई अंतर नहीं है। आप स्टडी कर लेना, मैंने तो खूब स्टडी नहीं तो किया। आपने स्टडी की होगी तभी आप कह रहे होंगे कि तो लगभग मतलब 50% वोट दोनों मेन स्ट्रीम पार्टी का, 50 खाली है, मतलब वो जो बाकी है वो खाली है, बिल्कुल वो बहुत निर्णायक वोट है, ये आप कह रहे हैं ना। आप देखिए ना कि 2017 में और 2014 में 2022 में मतलब बीजेपी के 2017 और 2019 में तो इतना इतना वो था कि लहर चल रही थी। लेकिन जब वोट देखा तो कांग्रेस 34% वोट पड़ा था 2017 में और 2019 में 32 ही तो हुआ। और 2022 में भी वही 2% घटा, तो वोट तो घटा ही नहीं। हाँ, वोट नहीं घटा, सीटों का वो फर्क पड़ गया। तो इसका मतलब कैडर से कोई लेना देना नहीं, अगर काम किया जाए तो पॉसिबिलिटी है। तो काम किया जाए तो पॉसिबिलिटी है। जो बाकी का जो स्पेस आप बता रहे हैं, जो खाली स्पेस है, उसको कैटर करने के लिए कितना आप उसे दे सकते हैं। दूसरा ये जो मैं आखिर उसकी तरफ बढ़ता हूँ इस बातचीत के, धामी साहब के जिस तरह का प्रचार है ख़ासकर सोशल मीडिया पे, और उनका जो जिस तरह की इमेज मेकिंग चल रही है, कभी आप जो है उनको खेत में वो करते हुए देखते हैं, झक सफ़ेद कपड़े में आप जो है हल लगा रहे हैं और तस्वीर का कंट्रास्ट पैदा कर रहे हैं, उसमें पीछे से ग्रीन वो आ रहा है, इमेज मेकिंग हो रही है। अगले दिन वो वहाँ कॉर्बेट में दिखते हैं, तो एक ये बिल्कुल जो है वो एक उस स्टाइल जो वहाँ से गुजरात मॉडल चला था वहाँ से जो नहीं है तो है। देखिए तो उसका कितना इम्पैक्ट है, क्या असर है, ये मैं समझ रहा हूँ, क्या कहीं असर है या? देखिए मैं ये कह रहा हूँ कि इमेज बिल्डअप और जो ये जो नकल अभियान जो है, एक तरफ नकल अभियान रोकने के लिए बहुत सख्त कानून है, लेकिन पॉलिटिकल नकल के लिए कोई कानून नहीं है, न उसे नकल माना जाता है। तो ये केवल धामी की बात नहीं है। 2002 से लेकर और आज तक ये दुर्भाग्य रहा है उत्तराखंड का कि यहाँ जो भी लीडरशिप हुई है, जो भी जो वो बैठा तो मैनेजर बिठाए गए हैं। जैसे डिप्टी कमिश्नर होते थे अंग्रेज़ों के टाइम पे, यहाँ जो सीएम होता है वो भी जो कंट्रोल करेगा वो पूरा दिल्ली दरबार से वो होता है। फैसले भी उत्तराखंड के भाग्य के फैसले पिछले 25 साल में सारे लैपटॉप लेके पीए चिट्ठी ब्लैंक पेपर लेके जाता है, वहाँ टाइप होता है, चाहे हयात में हो या ताज में हो या किसी और उसमें हो, हॉलीडे इन में हो, कहीं पे भी हो, तो वो फैसले वहाँ होते हैं, यहाँ नहीं होते हैं जो भी प्रमुख फैसले हैं। इस तो धामी जी कोई नया नहीं कर रहे हैं। जो हरीश रावत जी ने किया, जो त्रिवेंद्र रावत जी ने किया, जो निशंक ने किया, जो खंडूड़ी जी ने किया, वो सब एक ही पैटर्न है, वो उस पर चल रहा है। इमेज बिल्डिंग की बात है। अगर आप भी देख लीजिए, अगर हमारा मैं ये कहता हूँ कि कांग्रेस अगर स्ट्रांग होती और कांग्रेस कहीं पीछे से बीजेपी का सपोर्ट नहीं कर रही होती, मैं ये कहता हूँ कि अप्रत्यक्ष तौर पर कांग्रेस बीजेपी के साथ में है, जो क्वाइन प्रो कौन वाली स्थिति, मित्र विपक्ष टाइप का जो मित्र विपक्ष की भूमिका में है। तो आपके सारे जो धामी जनहित की कुछ बात कर रहे हैं या कुछ वो कर रहे हैं, इमेज बिल्डअप भी कर रहे हैं, लेकिन आपके सतपाल महाराज क्या कर रहे हैं, आपके धन सिंह रावत क्या कर रहे हैं, आपके गणेश जोशी क्या कर रहे हैं, आपके रेखा आर्य क्या कर रही हैं, तो उनको भी नहीं घेरते ये। दरअसल ठीक है, आप तो ये कुछ नहीं कर रहे हैं, केवल अगर देखा जाए तो ये धन पिपासु मंत्री है। ये मंत्रिमंडल मतलब ये है कि अब कोई रोक टोक नहीं है, क्योंकि अगर चेंज होगा, ये उत्तराखंड में 5 कैबिनेट बर्थ खाली है, लेकिन ये लोग कुछ नहीं कर पा रहे हैं, क्योंकि अगर थोड़ा सा हिले तो आप वो कर देंगे। तो आप चेक तो लगाइए, आप भ्रष्टाचार जीरो टॉलरेंस की बात कर रहे हैं, आपके मंत्री भ्रष्टाचार में लिप्त है, तो आप उन पे तो रोक लगाइए। ऐसा तो नहीं है कि ये लोग सब चीज़ें समझ चुके हैं कि चुनाव हमें कैसे जीतना है, बस इतना बिल्कुल फोकस।
बिल्कुल मनु, आप इस बात को नोट कर लीजिए, क्योंकि ये यूपी की तरह नहीं है, हमारी कॉन्स्टिट्यूंसी छोटी है। और जब इनको ये लगता है कि एक विधानसभा सीट में अगर 30,000 वोट चाहिए आपको जीत के लिए, आप वो फोकस करते हैं कि 35,000 को अगर मैं 1,000 रुपये पर व्यक्ति पे खर्च करके और इनको वो कर लूँ तो 5 करोड़, 7 करोड़, 8 करोड़, 10 करोड़, 10 करोड़ रुपये गेम। आपने 10 करोड़ लगाए, आपने वोट खरीद लिया, उसके बाद आप कमा लीजिए। आप आपका 48% कमीशन है, 7% तो सीधे सीधे ले रहे हैं। तो मैं यही कह रहा हूँ कि ये छोटी कंस्टिट्यूंसी हैं, तो इसलिए वोट खरीदना बहुत आसान है। जो संपन्न लोग हैं तो वो वोट खरीद लेते हैं। तो मतलब फॉर्मूला वो चुनाव जीतने का समझ चुके हैं, इसलिए उनको बिल्कुल। जाने की जरूरत नहीं है। कोई हादसा होता है हाँ। या कोई मसला होता है, कोई बहुत सीरियस चीज़ें होती हैं, तो वहाँ उसका एडजस्ट करने की जरूरत नहीं पड़ती, क्योंकि उन्हें पता है कि हमें चुनाव हमें ही नहीं, जीतना है या कैसे देखिए जीतना है। बीजेपी को जीत का फार्मूला नज़र आ गया, कांग्रेस उसका विरोध नहीं कर पा रही है। उन्होंने कहा बीजेपी का एक ट्रेंड है कि गरीब लोगों को राशन दो, उनको थोड़ा सा कैश दो, डीबीटी योजना के तहत लाभ दो, वो वोट पक्के। ऊपर के जो इंडस्ट्रियलिस्ट हैं उनको उनको मैनिपुलेट कर दो, वो पक्के। और बीच के तो कैडर है, तो कैडर तो वो कांग्रेस में जाए चाहे वो जाए, तो मिडिल क्लास पिसुरी है। और मिडिल क्लास ही कैडर वोटर है बीजेपी का भी और कांग्रेस का भी, वो हिलता नहीं है। और जो फ्लोटिंग वोट है, गरीब को वो कर दिया, तो जीत का फार्मूला तो बीजेपी के पास है, उसका तोड़ अभी कांग्रेस के पास नहीं है। तो आप कह रहे हैं जीत का फॉर्मूला बीजेपी के पास है और कांग्रेस के पास नहीं है, तो क्या हम ये माने कि 2027 में बीजेपी वापसी कर सकती है ऐसे हालात में? नहीं तो है, मैं बता रहा हूँ 2032 की भी बात कर रहा हूँ ना। अच्छा। अगर स्वाभिमान मोर्चा एक सशक्त विकल्प नहीं बन पाया, ये बड़ी अनफॉर्चुनेट स्थिति होगी। मतलब ये इसमें देखिए, जितने उत्तराखंड के जितने सशक्त लोग हैं, जो संपन्न लोग हैं, जो वह है, वो सामने नहीं आ सकते, वो तो पीछे से तो सपोर्ट करें। वो अगर नहीं करेंगे तो कुछ बदलाव नहीं आने वाला। मैं कहता हूँ कि मैं पहाड़ों में जाता हूँ, पहाड़ मंकी लैंड बनेगा। अब आप केवल ये कह रहे हो कि 32 लाख घरों पे ही ताले लगे हुए हैं, नहीं, और भी ज़्यादा हुआ है। आप केवल देवता पूजने, छैल पूजने, मसान पूजने के लिए गांव जा रहे हो। अब रिवर्स माइग्रेशन नहीं हो रहे, क्योंकि वहाँ आपको कोई सुविधाएं नज़र नहीं आ रही हैं। तो जब गांव नहीं बसेगा, पहाड़ आबाद नहीं होगा, तो मंकी लैंड ही बनेगा। क्योंकि वहाँ तो प्रोडक्टिव तो है ही नहीं पहाड़ी, भाई खेती तो हो ही नहीं रही। अब खेती तो सिमट गई सगोड़ों में, सगोड़ा भी नहीं हो रहे क्योंकि बंदर आ रहे हैं, भालू आ रहे हैं, है ना, सुअर, जंगली सुअर चट कर जा रहे हैं। तो फिर बात वही आ गई कि जब जो रूलिंग पार्टी है या रूलिंग करने वाले लोग हैं, उनको जब फॉर्मूला पता चल गया चुनाव जीतने का, तो फिर बंदर तो आएंगे, उसे उनका कोई मतलब नहीं है इस चीज़ से। तभी मेरा ये कहना है कि ये जो हमारे अंदर की आग है, जो राज्य आंदोलन जिस अवधारणा को लेकर हम लोगों ने वो किया था, तो अब वो सब बूढ़े हो गए हैं। चिन्हित आंदोलनकारी अपनी 4,000 से लेकर और 10,000 की पेंशन में खुश हैं, लेकिन क्या उन्होंने ही ठेका थोड़ी लिया है। नई पीढ़ी भी ठेका लें, थोड़ा जागरूक हों। हिंदू के अलावा भी हमारी अपनी समस्या है, हमारे पहाड़ बर्बाद हो रहे हैं, हमारे संसाधन वो कर रहे हैं, पहाड़ खोदे जा रहे हैं बेतरतीब ढंग से, अवैज्ञानिक तरीके से। हमारे यहाँ रोजगार नहीं मिल रहा है, हम पलायन कर रहे हैं, हम फौज में जाने लायक नहीं रहे हैं, हमें अग्निवीर बनाया जा रहा है। हमारे यहाँ सैनिक स्कूल जो खुलना था वो भी नहीं खुल पा रहा है, जो खोली में खुलना था नहीं खुल पाया आज तक। तो हम सिपाही बनने लायक भी नहीं रहे हैं, तो क्या हम भांडे मुजाने वाले ही थोड़ी रहेंगे। और मैं ये कहता हूँ कि अगर कोई सकारात्मक पलायन हो रहा है तो ठीक है। मेरा एक कहना और है, मैं ये कहता हूँ कि जब राज्य बना था तो हमारे यहाँ केवल 8,000 किलोमीटर सड़कें थी, आज ये 48,000 किलोमीटर सड़कों का जाल बीत चुका है। लेकिन इन सड़कों में एक भी सड़क ऐसी नहीं बनी जो शहर से गाँव जाती हो। सारी सड़कें जो बनी है गांव से शहर आने के लिए बनी है, रिवर माइग्रेशन हुआ ही नहीं है। तो एक सड़क तो ऐसी बने जो गांव जाए। तो एक सड़क तो ऐसी बने जो गांव जाए, और इसमें पूरी बातचीत का सार छिपा हुआ है। गुणानंद जखमौला जी ने बहुत
चूँकि आप दिल्ली एनसीआर से यहाँ आए, यहाँ आपने फिर गांव में लगातार आप भ्रमण करते हैं, चीज़ों को देख रहे हैं, समझ रहे हैं, और जो नए पर्सपेक्टिव उन्होंने बताए, जो नए पहलू बताए, नए चिंताजनक चीज़ें भी बताई, कुछ अलार्मिंग चीज़ें हैं, वो हमें बहुत परेशान करने वाली हैं। वो इसलिए भी क्योंकि इस राज्य को 1994 में जब मूवमेंट हुआ था तो एक जन आंदोलन, विराट जन आंदोलन से हासिल किया गया राज्य था। ये किसी चिन्हित आंदोलनकारी ने नहीं किया था, ये जनता ने किया था। एक बहुत बड़े जन सैलाब उमड़ा था और उसका ये हासिल है ये स्टेट। लेकिन स्टेट को हम संभाल नहीं पा रहे हैं, जैसा कि जखमौत जी की बातचीत से भी समझ में आया। तो गुणानंद जखमौत जी, मुझे लगता है कि बहुत विस्तार से आपने चीज़ें समझाई हैं और बहुत अहम बातें आपने बताई। मुझे उम्मीद है कि ये बातचीत दर्शकों आपको बहुत जो है ज़रूरी बातचीत ये बहुत लगी होगी, और मुझे उम्मीद है कि आप इस बातचीत पे अपने कमेंट्स देंगे, अपना फीडबैक देंगे। मुझे आपके कमेंट्स का इंतज़ार रहेगा। धन्यवाद, और धन्यवाद जखमौत जी को। थैंक बहुत यू, बहुत थैंक यू बहुत।